प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और घर पर आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपकी जो 12th क्लास है वो CBSE क्लास है, ये सभी आप जानते हैं। और CBSE क्लास का कितना महत्व होता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जीवन इसी क्लास पर डिपेंड करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि आपने अपना भविष्य, अपना जीवन अच्छी तरह से सुधारना है, जीवन में आपको कुछ अच्छा बनना है, तो ये क्लास ही आपका आधार रहेगी। आधार का मतलब पूरा का पूरा जीवन आपके इसी क्लास पर डिपेंड करता है। यही वो क्लास है जो आपको दिशा दिखाती है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। आपके टीचर्स के द्वारा, डायरेक्टर सर के द्वारा, प्रिंसिपल सर के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही है, उन गाइडलाइंस का आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाइए और जीवन को सफल बनाएं। ऐसी मैं आपके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, आपका जीवन हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। और ये तभी संभव है जब आप घर पर अच्छी तरह से हार्ड वर्क करेंगे, अपने माता पिता का अच्छी तरह से कहना मानेंगे और जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं उनको दूर करेंगे और अच्छी आदतों को अपनाएंगे, अच्छे संस्कार आप लेंगे, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। और आपका जीवन सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप घर पर रहते हुए अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए, सभी विषयों पर बराबर समय दीजिए और कम से कम 5 या 6 घंटे का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तभी आप इस क्लास के अंदर बेटर से बेटर परिणाम दे सकते हैं, जिससे आपके स्कूल का, आपके गुरुजनों का, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो बातें आपको बताई जा रही है उसका आप फॉलो करेंगे, ऐसे मैं आपसे कामना करता हूँ, ऐसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों का फॉलो करेंगे। आप जैसे कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर संकट चल रहा है, उसमें कल हमने आपको ये बताया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव क्यों हुआ। उसके बाद हमने बताया कि साहा जो जांच कमीशन था उसको अपॉइंट क्यों किया गया। उसके बाद आपातकाल के बारे में बताया था कि आपातकाल की स्थिति क्या होती है, इमरजेंसी क्या होती है, किस तरह से लागू होती है। आज उसी लेसन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। आज उन्हीं आपातकाल इमरजेंसी के बारे में आपको बताना है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, तो जब आपातकाल लागू हुआ 1975 के अंदर, उस समय न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं थी, इमरजेंसी का, आपातकाल का उन पर क्या प्रभाव हुआ, न्यूज़पेपर पर इमरजेंसी का क्या इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट हुआ, या उस पर उसका क्या प्रभाव हुआ, न्यूज़पेपर के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया। तो उसमें आप देखेंगे द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखो, इमरजेंसी के समय सबसे पहला गवर्नमेंट ने जो काम किया, जो प्रेस की आज़ादी थी उसको छीन लिया, उसको सस्पेंड कर दिया। एंड इम्प्लीमेंटेड प्रेस सेंसरशिप, और प्रेस सेंसरशिप रूल लागू कर दिया। ये प्रेस सेंसरशिप क्या है? प्रेस सेंसरशिप के अकॉर्डिंग क्या था कि न्यूज़पेपर जो भी समाचार अपने न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित करेगी उसको सरकार से सेंसर कराना आवश्यक होगा। सरकार चाहे, सरकार के पास उसको अप्रूव कराना पड़ता है कि उस रिपोर्ट को वो पब्लिश या प्रकाशित कर सकती है या नहीं। यदि सरकार ने उसको पब्लिश करने से मना कर दिया तो वो न्यूज़पेपर को वो जो न्यूज़ है या जो समाचार है उनको प्रकाशित नहीं कर सकते। ये प्रेस सेंसरशिप थी। तो ये प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वर डिस्कनेक्टेड टू द नेक्स्ट डे फ्रॉम इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी लागू की गई तो इमरजेंसी के दौरान जितने भी जो मुख्य समाचार पत्र थे, मुख्य जो न्यूज़पेपर्स थे, उनके बिजली काट ली गई, उनके वो जो कार्यालय थे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कट कर दिया गया ताकि वो सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सके। इसलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर पर क्या किया, जितने भी मुख्य न्यूज़पेपर्स थे उनके ऑफिसेज की इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। एंड द न्यूज़पेपर वर फोर्स्ड टू गेट
पैरल अप्रूवल फॉर द मटेरियल टू बी पब्लिश, और न्यूज़पेपर को फोर्स किया गया कि जो भी मटेरियल वो प्रकाशित करेंगे उसको गवर्नमेंट को से अप्रूव कराना पड़ेगा। मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड, बहुत से जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस एंड द स्टेटमेंट, अब देखिए जो कुछ मुख्य जो न्यूज़पेपर है जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेटमेंट, प्रोटेस्टेड बाय लिविंग ब्लैंक स्पेसेस वेयर न्यूज आइटम हैड बीन सेंसर्ड। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जो जो मुख्य समाचार थे उन्होंने सरकार का विरोध कैसे किया। सरकार ने जिन न्यूज को पब्लिश करने से मना किया था उसकी जगह इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जो पेपर थे उन्होंने उस जगह को खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने सरकार का विरोध किया। किस तरह से किया, जो न्यूज को उन्होंने सेंसर किया था कि वो उनको नहीं छाप सकते उस जगह को ही न्यूज़पेपर ने खाली छोड़ दिया। वेयर न्यूज आइटम हैड बीन सेंसर्ड व्हाइल मैगजीन्स लाइक द सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम, और सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो पत्रिकाएं थी चूज टू क्लोज डाउन व्हाइल मैनी पब्लिश्ड थ्रू सीक्रेसी। अब देखिए सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो पत्रिकाएं थी उन्होंने क्या किया, जब उनको सेंसर किया गया तो उन्होंने अपनी प्रेस को ही बंद कर दिया कि वो सरकार की बात नहीं मान रही थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारे पर प्रेशर डालती है तो हम अपने जो न्यूज है उसको छापना ही बंद कर देंगे। उन्होंने अपने जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे अखबारों को बंद करने का फैसला कर लिया। तो इस तरह से न्यूज़पेपर और इमरजेंसी का न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इमरजेंसी के टाइम में न्यूज़पेपर से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको छीन लिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई। तो इस तरह से इमरजेंसी के दौरान अखबारों पत्रिकाओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में आपको बताना कि मोरारजी देसाई कौन थे। तो मोरारजी देसाई वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। देखिए जो मोरारजी देसाई थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के फॉलोवर थे। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट। आज तो बॉम्बे महाराष्ट्र की कैपिटल है, अलग से एक सिटी है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जब गुजरात जो स्टेट था उसका विभाजन किया गया तो उस समय जो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड के समय कौन सा स्टेट था, बॉम्बे स्टेट था। बॉम्बे स्टेट को तोड़कर ही उसका टुकड़ा करके गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट बनाए गए थे। लेकिन बॉम्बे स्टेट के समय ये जो मोरारजी देसाई थे वो बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे एंड सब्सिक्वेंटली द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1967 टू 1969, और वो 1967 से लेकर 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। He joined the Congress so after the split in the Congress। अब आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर जब 1967 के अंदर विभाजन हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करके कांग्रेस में शामिल हो गए। मोरारजी देसाई बिकेम एन अपोनेंट ऑफ इंदिरा गांधी। देखिए मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के अपोनेंट में थे, हमेशा उसके खिलाफ खड़े होते थे एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1977 टू 1979। 1977 से लेकर 1979 तक जनता गवर्नमेंट के अंडर वो प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट हुए। तो एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, वो देश के प्रधानमंत्री बने कब तक, कब से कब तक, 1977 से 1979 तक अंडर द जनता गवर्नमेंट, जनता सरकार के अंतर्गत वो देश के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट चौधरी चरण सिंह। जैसे जिस तरह से हमने मोरारजी देसाई के बारे में बताया उसी तरह से हम चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह वाज ए फ्रीडम फाइटर, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे एंड सपोर्टर ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेकिन चौधरी चरण सिंह ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का विकास करने के समर्थक थे। वो चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों का और एग्रीकल्चर का विकास होना चाहिए। He left the Congress पार्टी, उसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया एंड फाउंडेड द भारतीय क्रांति दल इन 1967। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय क्रांति दल नामक एक पार्टी का निर्माण किया एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ट्वाइस, और वो
उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन जुलाई 1979 टू जनवरी 1980, और वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। कौन सी अवधि में? जुलाई 1979 से लेकर जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से है, उसमें व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आपातकाल के दौरान न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा जो क्वेश्चन है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के जीवन परिचय के बारे में हमने आपको बताया। और इसी तरह से गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के जीवन के बारे में भी हमने आपको बताया। आगे ऐसे बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, चारू मजुमदार है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स हुए, जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से करना है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको फेयर नोट में कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको आप सेंड करें। थैंक यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देखेंगे, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जगजीवन राम। देखो आगे क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हम और आगे ऐड कर रहे हैं। अभी तक जो हमने जो 3 क्वेश्चन बताए थे उससे आगे 2 क्वेश्चन और है, उसको आप और ध्यान दीजिए। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट जगजीवन राम। जगजीवन राम के जीवन परिचय के बारे में आपको बताना है कि जगजीवन राम कौन थे। तो जगजीवन राम वाज ए फ्रीडम फाइटर। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया कि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, उसी क्रम के अंदर जगजीवन राम भी एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जगजीवन राम वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड ए कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार, और बिहार से वो कांग्रेस के मुख्य नेता थे। जगजीवन राम वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड ए कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार, बिहार से वो कांग्रेस के नेता थे। ही वाज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा संविधान जिस संविधान सभा ने बनाया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये सदस्य थे जगजीवन राम। एंड रिमेन एन एमपी फ्रॉम 1952 टिल डेथ, और ध्यान दीजिए 1952 से जब तक उनकी मृत्यु स्वर्गवास नहीं हुआ तब तक वो एमपी के पद पर रहे, हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद रहे। ध्यान दीजिए, रिमेन एन एमपी फ्रॉम 1952 टिल डेथ, 1952 से मृत्यु तक, उसके स्वर्गवास तक वो सांसद रहे। ही बिकेम ए कैबिनेट मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के अंदर वो मिनिस्टर भी थे। He was the deputy PM of India from 1977 to 1979, और वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने 1977 से 1979 तक। वो भारत के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट है मेंशन एनी 2 रीजन ड्यू टू विच जनता पार्टी वॉन द इलेक्शन ऑफ 1977। आपको पता है कि 1977 के अंदर कांग्रेस की हार होने के कारण जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऐसे उस समय क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण से जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 के अंदर जनता पार्टी चुनाव जीती, उसका रीजन क्या है, उस 2 रीजन आपने बताने हैं। तो पहला है कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज एट वन प्लेटफॉर्म टू डिफीट इंदिरा गांधी। देखिए पहला जो रीजन था, जितनी भी कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन पार्टी थी या इंदिरा गांधी को हराने के लिए जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, विपक्षी दल थे, वो एक मंच पर इकट्ठा हो गए, उनको सबकी ताकत एक हो गई। पहले वो अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी अपोजिशन पार्टी एक मंच पर इकट्ठे हो गए। ये एक मेन रीजन बना कांग्रेस के हार का और जनता पार्टी की सरकार बनने का। तो कमिंग टुगेदर टू ऑल अपोजिशन पार्टी, सभी पार्टियों को, सभी विपक्ष पार्टियों का एकजुट एक मंच पर होना, जिसके कारण से इंदिरा गांधी की हार हुई। दूसरा जो रीजन था, एक्सेसेस कमिटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा जो ज्यादतियां की गई, जो अत्याचार किए गए, उस कारण से, एंड द नॉन डेमोक्रेटिक
कैरेक्टर ऑफ इट्स रूल। और कांग्रेस का जो अलोकतांत्रिक शासन था, इमरजेंसी लागू अलोकतांत्रिक तरीके से किए थे उन्होंने, तो अलोकतांत्रिक शासन जो कांग्रेस ने किया था उसके कारण से, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सारी एकजुट होकर एक मंच पर इकट्ठा हो गई इंदिरा गांधी को हराने के लिए। और मेन जो रीजन था जनता पार्टी का, इमरजेंसी, कांग्रेस ने इमरजेंसी के दौरान लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, बहुत ज्यादा ज्यादतियां की थी, उस कारण से उसका एक अलोकतांत्रिक चेहरा लोगों के सामने आया, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी ने अपनी सरकार 1977 में बनाई। तो इन क्वेश्चंस को आपने करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।